चलिए एक बार बता दीजिए प्रॉपर ऑडिबल है तो फिर आज स्टार्ट करते हैं हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज सेक्शन 16 ऑनवर्ड्स। चलिए तो आज हम करेंगे सेक्शन 16। सबसे पहले सेक्शन 16 की लैंग्वेज देखते हैं। सेक्शन 16 ट्रांसफर टू टेक अफेक्ट ऑन फेलियर ऑफ प्रायर इंटरेस्ट। ट्रांसफर टू टेक अफेक्ट ऑन फेलियर ऑफ प्रायर इंटरेस्ट मीन्स टू से एक चीज क्लियर है कि जो हमने प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया है उसमें किसी तरह का फेलियर है। जो हमने प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया है ना उसमें किसी तरह का फेलियर है। वेयर बाय रीजन ऑफ एनी ऑफ द रूल्स कंटेन सेक्शन 13 एंड 14। सेक्शन 13 में वो अनबॉर्न चाइल्ड के बारे में था, सेक्शन 14 में परपेचुइटी था। इंटरेस्ट क्रिएटेड फॉर बेनिफिट ऑफ ए पर्सन और ए क्लास मीन्स की दो चीजें हैं, पर्सन एंड क्लास। क्लास के बारे में हमने कल बात की थी। क्लास ऑफ पर्सन फेल इन रिगार्ड टू सच पर्सन और होल ऑफ सच क्लास एनी इंटरेस्ट क्रिएटेड इन द सेम ट्रांजैक्शन intended to take effect after and upon failure of such prior interest। अगर हम ओवरऑल बात करें सेक्शन 16 की लैंग्वेज से तो जहां तक हमें एक चीज तो क्लियर होती है कि कितने ना कितने फेलियर प्रायर इंटरेस्ट में ही है। जो प्रॉब्लम है ना वो प्रायर इंटरेस्ट में है। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल करते हैं, थोड़ा समझने में आसानी रहेगी और उसके बाद फिर करते हैं एक बार वेयर एक्ट की लैंग्वेज। सबसे पहले मान लीजिए ए है एंड बी है, ठीक है जी। ए है एंड बी है। ए ने बी के फेवर में एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया। अब प्रायर इंटरेस्ट क्यों क्रिएट होगा कि ए ने बोला था कि जब भी तुम्हारे आगे बेबी हो, ठीक है, जब भी तुम्हारे आगे बेबी हो तो तुम क्या करना, अगर तो देखो तुम्हारे बॉय हो मीन्स कि लड़का हुआ तब तो तुम क्या करना, उसे एब्सोल्यूट इंटरेस्ट प्रोवाइड करना। एब्सोल्यूट मीन्स की कंप्लीट, वो आगे सेल भी कर सकता है। अगर मान लीजिए तुम्हारे आगे गर्ल हुई, कुड़ी हुई, लड़की हुई तो उसे लिमिटेड इंटरेस्ट क्रिएट करना। तो अगर तीसरी कंडीशन ये है कि मान लीजिए ना बॉय हुआ ना गर्ल हुई तो तुम्हारा जो एक नेफ्यू है, तुम जितनी भी तुम्हारी प्रॉपर्टी है वो इसे ट्रांसफर कर देना। ठीक है, तीन कंडीशंस है जहां पर हमारे पास। फर्स्ट कंडीशन है बॉय होना, अगर बॉय हुआ लड़का हुआ तो सारी प्रॉपर्टी उसे दे देना एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। उसके बाद बी है सॉरी उसके बाद गर्ल है सेकंड, कि अगर लड़की हुई तो लिमिटेड इंटरेस्ट देना। लेकिन तीसरा क्या है कि अगर इन दोनों में से ना लड़का हुआ ना लड़की हुई तो तुम्हारा जो नेफ्यू है सारी प्रॉपर्टी उसे दे देना। जे अभी लिविंग है, जे लिविंग है लेकिन जे अनबॉर्न है, जे अनबॉर्न है तो बी प्रायर इंटरेस्ट है। अब मान लीजिए अगर तो बॉय हुआ, अगर तो बॉय हुआ तो सारी प्रॉपर्टी जो है इसे ट्रांसफर हो जाएगी। अगर मान लीजिए ये जो गर्ल है ये गर्ल नहीं होती तो उसके बाद क्या प्रॉपर्टी इन बॉय को जो लड़का हुआ है और इसमें शेयर जाएगी कि कैसे होगा? ठीक है, मींस की एक कंडीशन तो फुलफिल होगी, बॉय तो हो गया लेकिन गर्ल नहीं हुई, जे लिविंग है, तो क्या प्रॉपर्टी ए एंड बी सॉरी बॉय एंड नेफ्यू में शेयर होगी? आंसर इज नो, आंसर इज नो। अगर मान लीजिए जे बॉय हुआ तो जे गर्ल जो है जो सेकंड कंडीशन थी जे फुलफिल नहीं हुई तो इसके आगे जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी वो फेल मानी जाएगी। सेम ट्रांजैक्शन, सेम ट्रांजैक्शन, पहले बॉय था जे कंप्लीट, गर्ल जे नहीं हुई, अब नेफ्यू ये भी नहीं होगा फिर। मीन्स कि जहां से वो फेल हो गया उसके आगे जितनी क्लास है जितने आगे पर्सन है सभी को फेल होगा। ठीक है, पर्सन एंड क्लास ऑफ पर्सन फेल्स इन रिगार्ड टू सच पर्सन और होल ऑफ क्लास एनी इंटरेस्ट क्रिएटेड in created same transaction and attempted to take effect after upon failure of such prior interest।
ठीक है। तो मीन्स कि जे आगे वाले जो इंटरेस्ट होंगे ना, जे फेल माने जाएंगे, ये जो आगे वाले हैं ना फेल माने जाएंगे, तो सारी प्रॉपर्टी किसे चले जाएगी? बॉय को। जो सारी प्रॉपर्टी होगी ये किसे चले जाएगी? बॉय को चले जाएगी, ये उसके नेफ्यू को आगे नहीं जाएगी। ठीक है जी, ये प्रॉपर्टी है आगे उसके नेफ्यू को नहीं जाएगी। और ये जो मैंने आपको फैक्ट्स बताए हैं ये एक केस है। आप साथ में लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, गिरिजेश दत्त दत्तादीन 1934, गिरिजेश दत्त वर्सेस दत्तादीन 1934 का एक केस है और इसके ये फैक्ट्स है। सो मैंने ये फैक्ट्स निकाले थे सो दैट कि आपको ये सेक्शन की लैंग्वेज है थोड़ी इजीली समझ आ जाए कि एक्चुअल में इसमें बोला क्या गया है। अगर मान लीजिए जहां से भी वो इंटरेस्ट फेल हो जाता है तो फिर वो आगे नहीं जाएगा, आगे की जो भी उसकी क्लास है पूरी क्लास फेल मानी जाएगी, चाहे वो पर्सन है चाहे वो क्लास ऑफ पर्सन है, फिर वो क्या है? फेल माना जाएगा। ठीक है, एक मिनट देना। चलिए अब थोड़ा नोट्स की हेल्प से समझ लेते हैं। इफ एन इंटरेस्ट क्रिएटेड फॉर पर्सन, मान लीजिए जैसे बॉय था एक ही है, जहां फिर एक से ज्यादा क्लास, फेल ड्यू टू सेक्शन, जहां तो अनबॉर्न हुआ, वो लड़की थी गर्ल थी अनबॉर्न हो, जहां सेक्शन 14 परपेचुअली एनी सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट इन सेम ट्रांजैक्शन दैट डिपेंड फील्ड इंटरेस्ट ऑल्सो फेल। मीन्स की अगर गर्ल नहीं हुई जे फील्ड था तो इसके आगे कौन था? नेफ्यू, वो भी फील्ड, उसको भी नहीं मिलेगी। ठीक है, सो अनिल ट्रांसफर लैंड टू हिज अनबॉर्न ग्रैंड चाइल्ड वायलेट सेक्शन 14 देन रबी, सो सिंस ग्रैंड चाइल्ड्स इंटरेस्ट फेल रबी ऑल्सो। मीन्स कि अगर पहले वाले का जो इंटरेस्ट फेल है ना तो उसके आगे वाले का भी जो इंटरेस्ट होगा वो फेल ही माना जाएगा। ये था सेक्शन 16। अब आगे चलते हैं सेक्शन 17 के ऊपर, डायरेक्शन फॉर अकोमुलेशन। ये जो टर्म है ना अकोमुलेशन, ठीक है, ये जो टर्म है ना अकोमुलेशन, इसका मतलब होता है कैलकुलेट, इसका मतलब है कैलकुलेट। ठीक है, क्यों कैलकुलेट करना, इसका मतलब क्या है? कैलकुलेट। अब एक बार इसकी लैंग्वेज देखते हैं, लेकिन अगर साथ में आपका अभी तक डाउट है सेक्शन 16 में तो आप साथ में जो है मैसेज छोड़ देना मेरे को, तो मैं देख लूंगा उसे। ठीक है, तो साथ में ही हम जो है इसे कवर कर लेंगे। और एक और बात, सॉरी, जो सेक्शन 16 के साथ रहती है वो है सेक्शन 18। पहले सेक्शन 18 करते हैं। हमने अभी क्या किया? सेक्शन 16 कि अगर मान लीजिए एक इंटरेस्ट फेल होता है सेम ट्रांजैक्शन में तो उसके साथ बाकी जो इंटरेस्ट है वो भी फेल माना जाएगा, राइट। एक मिनट देना ही प्लीज, ये क्या हो, एक मिनट देना प्लीज। हाँ जी, तो अब हम करते हैं हमारा जो सेक्शन 18 है। ठीक है, सेक्शन 18 क्या कहता है? हमने अभी पढ़ा ना सेक्शन 16 में कि अगर एक फेल होता है इंटरेस्ट तो उसके आगे वाला भी इंटरेस्ट फेल होगा। ट्रांसफर इन परपेचुटी फॉर बेनिफिट ऑफ पब्लिक, द रिस्ट्रिक्शन ऑफ सेक्शन 14 परपेचुटी सेक्शन 16 अभी जो किया, और आगे हम जो पढ़ेंगे एक्यूमुलेशन। इन केस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी किसके लिए हुई है? वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर बेनिफिट ऑफ पब्लिक। अगर वो प्रॉपर्टी बेनिफिट ऑफ पब्लिक के लिए ट्रांसफर हुई है, किस चीज के लिए? एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, नॉलेज, कॉमर्स, हेल्थ, सेफ्टी और एनी अदर ऑब्जेक्ट। मीन्स टू से कि जो सेक्शन 18 है वो 16 की एक्सेप्शन है।
ये जो सेक्शन 80 है ना 18, ये एक्सेप्शन है सेक्शन 16 की। मीन्स टू से कि अगर मान लीजिए जो ट्रांजैक्शन हुई है या बेनिफिट ऑफ पब्लिक के लिए, और वो भी बेनिफिट ऑफ पब्लिक कौन सा, एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, नॉलेज, कॉमर्स, हेल्थ, सेफ्टी या अदर बेनिफिशियल ऑब्जेक्ट। तो जैसे हमने पहले किया नहीं था, जो बॉय है गर्ल है, उसके बाद मान लीजिए नेफ्यू की जगह कोई पब्लिक बेनिफिट है, मान लीजिए ट्रस्ट है, तो अगर जे फेल होता है जहां पर गर्ल, तो जे फेल नहीं होगा, इसको ट्रांसफर हो जाएगी। जे फेल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन 18 हमें इसकी एक्सेप्शन बताता है कि अगर वो बेनिफिट ऑफ पब्लिक है और वो भी स्पेसिफिक एडवांसमेंट रिलीजन, मान लीजिए जैसे मुस्लिम नहीं होता वक्फ होता है, मुस्लिम में वक्फ रहेगा, नॉर्मल हमारे हिंदू सिख ऐसे लॉज में ट्रस्ट बनता है, नॉलेज, कॉमर्स, हेल्थ, हेल्थ मीन्स कि कोई चैरिटेबल है, वहां पर चैरिटेबल हॉस्पिटल है, ठीक है, सेफ्टी। तो उन केसेस में ये जो फेल हुआ है ना प्रायर एंड ट्रस्ट, इसके बावजूद भी प्रॉपर्टी जो आगे है ट्रांसफर हो जाएगी। ये एक्सेप्शन है सेक्शन 16 की, ठीक है। तो सेक्शन 18 भी हमारा साथ में कवर होता है। अब करते हैं सेक्शन 17, ठीक है। अब अगर जहां तक कोई भी आपका डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। आगे हम प्रोसीड करते हैं सेक्शन 17 के ऊपर, ठीक है। सेक्शन 17 क्या कहता है, डायरेक्शन। एक्यूमुलेशन होता है टू कलेक्ट, ठीक है, क्या करना, टू कलेक्ट, वेयर द टर्म्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डायरेक्ट दैट द इनकम arising from the property shall accumulate either wholly and partly during the period of, दो पीरियड है, एक लाइफ टाइम, लाइफ ऑफ ट्रांसफर, एंड दूसरा है 18 ईयर्स, ठीक है। ये इसकी आगे एक्सेप्शन आएगी, ये आगे इसकी एक्सेप्शन आएगी। ये है जर्नल रूल, जहां से लेके जहां तक है जर्नल रूल। चलिए अब फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब अकोमुलेशन का हमें पता चल गया क्या है, टू कलेक्ट, ठीक है, टू कलेक्ट where the terms of transfer of property direct that the income arising income, ठीक है। अब इसे हम मान लीजिए ए है, ए एक प्रॉपर्टी है, जे ट्रांसफर करता है बी को, और जे बोलता है कि जितनी भी इनकम इस प्रॉपर्टी से आ रही है, मीन लाइक जैसे बोलते हैं नहीं रेंट आ रहा है, अगर मान लीजिए रेंट नहीं है, एग्रीकल्चर है, तो उसके ऊपर भी जो साल का आता है, ठीक है, वो जितनी भी अमाउंट है तुम क्या करना, सी को ट्रांसफर कर देना। तुम किसे ट्रांसफर करना, सी को। ये इनकम क्या है, एक्यूमुलेट, इनकम को क्या करना है, एक्यूमुलेट, ठीक है। अब आगे दो कंडीशन है, लाइफ ऑफ ट्रांसफर मींस कि जब तक जे ए है तब तक जितनी भी ये प्रॉपर्टी की इनकम है बी क्या है, सी को ट्रांसफर करता रहेगा, या फिर 18 ईयर्स। दो कंडीशन है, क्योंकि जहां पर वर्ड और है। अगर मान लीजिए ए ने बी को बोला कि तुमने जो जो सी को इनकम है जे 23 साल 23 ईयर्स प्रोवाइड करनी है, लेकिन आफ्टर 3 ईयर जो ए है मींस की ट्रांसफर इसकी डेथ हो जाती है, जो ए है इसकी क्या होती है, डेथ हो जाती है। तो अब जो रिमेनिंग 20 ईयर्स है उतना टाइम प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब जो रिमेनिंग 20 ईयर्स है ना उतना टाइम प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सेकंड है, अगर मान लीजिए ए ने बी को बोला कि तुमने जो 90 ईयर्स है, जो 90 ईयर्स है इतना टाइम तुमने क्या है वो इनकम प्रोवाइड करनी है, लेकिन
आफ्टर 3 ईयर डेथ हो जाती है, तो अब कितना टाइम बचता है? 16 ईयर्स। 16, तो इसमें वो कितना टाइम देगा? 16 ईयर्स। या फिर ये जो सेकंड कंडीशन है ना 18 ईयर्स। 18 ईयर्स मीन्स कि अगर मान लीजिए 18 ईयर्स से कम है तब तो 18 ईयर्स ही होगी, लेकिन अगर मान लीजिए उसके ऊपर चला जाता है तो फिर जितना टाइम पीरियड बचेगा उतना रहेगा। ये था अक्यूमुलेशन, ये जनरल रूल है। ठीक है। सेक्शन 17 prevents accumulation of the property, income, rents, profit, interest for excessive period, ensuring income can be used distribute within reasonable time। reasonable time क्या है? जहां तो लाइफ टाइम कि जितना टाइम वो ट्रांसफर की लाइफ है, जहां फिर 18 ईयर्स। 18 ईयर्स मीन्स कि अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद जितना टाइम बचता है उसने बोला था वो आ जाएगा। इफ accumulation period exceed this the condition is void। अगर मान लीजिए उससे ज्यादा एक्सीड हो जाता है तब क्या होगा? वो void माना जाएगा। अनिल ट्रांसफर ए हाउस टू ट्रस्ट डायरेक्टिंग ऑल रेंट सेव 13 years आफ्टर द 18 years if अनिल डेड। अनिल्स डेथ longer the accumulation condition void the rent can be used or distribute। क्यों? क्योंकि उसकी 18 years कंप्लीट थे, उसके 18 ईयर्स क्या थे? कंप्लीट थे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना। अब आगे इसकी जो है इस चीज को छोड़ दो, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब आगे जो सेक्शन 17 है इसकी 4 एक्सेप्शंस है। अब जो सेक्शन 17 है ना इसकी 4 एक्सेप्शंस है। अब 4 कौन सी है? जहां पर तो 3 बताई गई है, जहां पर तो 3 बताई गई है, 1, 2, 3 एंड फोर्थ जे। क्यों? क्योंकि जहां पर आप देखिए सेक्शन 17 का भी जिक्र है, जहां पर सेक्शन 17 के बारे में भी जो बात है वो की गई है। ठीक है, कोई एनी डाउट? अगर जहां तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फर्दर प्रोसीड करते हैं। चलिए, अब आगे है इसमें 3 एक्सेप्शन। सो सबसे पहले क्या है? दिस सेक्शन नॉट अफेक्ट एनी डायरेक्शन ऑफ अक्यूमुलेशन, मींस कि कोई अफेक्ट ही नहीं करता द पेमेंट ऑफ डेट। अगर मान लीजिए जो लैंड ए ने बी को प्रोवाइड की थी कि इनकी इनकम सी को जितनी जनरेट होगी सी को प्रोवाइड करनी है, तो अगर मान लीजिए उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई डेट है ऑफ द ट्रांसफर, ट्रांसफर मींस कि जो ए था, और एनी अदर पर्सन टेकिंग एनी इंटरेस्ट अंडर ट्रांसफर, मींस टू से कि अगर मान लीजिए उस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी डेट है, तब ये एक्यूमुलेशन है, तब ये जो कंडीशन है ना कि लाइफ टाइम या फिर 18 ईयर्स ये अप्लाई नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके ऊपर डेट है। जब तक वो डेट चुकता नहीं होगा, जब तक वो डेट कंप्लीट नहीं होगा, ये कंडीशन अप्लाई नहीं करेगी लाइफ टाइम की और ये 18 ईयर की, 18 ईयर्स की। ठीक है, ये जो कंडीशन है ना ये अप्लाई नहीं करेगी। उसके बाद सेकंड कौन सी है कि अगर मान लीजिए प्रोविजन पोर्शन फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन एंड रिमोटर, मींस टू से कि अगर मान लीजिए उस प्रॉपर्टी से बच्चों का वेलफेयर हो रहा है, बच्चों की मेंटेनेंस, उनकी एजुकेशन का खर्चा, तो तब तक भी आप क्या है वो कंडीशन है लाइफ इंटरेस्ट की और प्लस 18 ईयर्स की अप्लाई नहीं करेगी। और थर्ड इसमें है प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मींस टू से कि अगर मान लीजिए ए ने पहले ही बोल दिया था कि इस प्रॉपर्टी का जो 20% हिस्सा है ना ये ऑलवेज के लिए प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस के लिए रिजर्व रहेगा, तो मींस टू से ये जो 20% है ये ना लाइफ इंटरेस्ट है और ना 18 ईयर्स है, मींस कि जब तक प्रॉपर्टी रहेगी तब तक ये मेंटेनेंस निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये थी 3 एक्सेप्शन। एंड फोर्थ है सेक्शन 18 की, अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी पब्लिक बेनिफिट के लिए ट्रांसफर हो रही है
और वो भी कौन सी है, एडवांसमेंट, रिलीजन, नॉलेज, कॉमर्स, हेल्थ, तो तब भी जो 18 ईयर्स एंड लाइफ एंड ट्रस्ट की कंडीशन है वो अप्लाई नहीं करेगी। ठीक है जी। तो ये था हमारा सेक्शन 16, 17 एंड 18। अब आगे चलते हैं जो है वेस्टेड इंटरेस्ट। अब आगे चलते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है वेस्टेड इंटरेस्ट। लेकिन अगर जहां तक किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना, क्योंकि आगे जो सेक्शन है सेक्शन 19 इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ये सेक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसे थोड़ा समझना पड़ेगा आपको कि ये सेक्शन काम कैसे करता है। ठीक है जी। ये जो सेक्शन है ना, ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये सेक्शन जो है ये काम करता कैसे है, क्योंकि हमने अभी तक यही पढ़ा है ना, वेस्टेड इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट, या फिर हमने ये पढ़ा है कंटीजेंट इंटरेस्ट। तो जितना भी ये टीपीए है इसमें जो वेस्टेड इंटरेस्ट की कहानी है, जो भी ये स्टोरी है, वो सेक्शन 19 के ऊपर बेस्ड है कि वेस्टेड इंटरेस्ट एक्चुअल में है क्या। तो अगर अभी तक किसी का कोई एनी डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर 10 मिनट हम इसके ऊपर लगाएंगे क्योंकि ये थोड़ा डीपली करना पड़ेगा। देन उसके बाद सेक्शन 20 करके आज का लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। अगर किसी का भी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलिए, अब सेक्शन क्या है, वेस्टेड इंटरेस्ट 19। वेयर ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ पर्सन, कि किसी पर्सन के फेवर में क्रिएट किया गया। कब क्रिएट किया गया, विदाउट स्पेसिफाइंग द टाइम। नंबर 1 दीजिए इसे। उसके बाद व्हेन इट इज टेक अफेक्ट एंड इन टर्म्स स्पेसिफाइंग एंड दैट टू अफेक्ट फोर्थ विद ऑन हैपनिंग इवेंट, या इवेंट विच मस्ट हैपन, इवेंट मस्ट हैपन, सच इंटरेस्ट इज वेस्टेड। वो इंटरेस्टेड क्या होगा, वेस्टेड माना जाएगा। तो वो इंटरेस्टेड कौन सा होगा, जो वेस्टेड माना जाएगा। अब सबसे पहले हमने सेक्शन 5 में क्या किया था, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कौन सी, इमूवेबल। उसमें हमने क्या ट्रांसफर करना है, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कितने टाइप का होता है, 2 टाइप्स का, एब्सोल्यूट, लिमिटेड। राइट, यही किया था। अब जो एब्सोल्यूट है ये वेस्टेड भी होगा, ये कंटीजेंट भी होगा। ये वेस्टेड भी होगा, ये कंटीजेंट भी होगा। और ऐसे ही जो लिमिटेड है, ठीक है जी, ऐसे जो लिमिटेड है ये भी वेस्टेड भी होगा, कंटीजेंट भी होगा, मीन्स कि दोनों होगा। ठीक है जी। तो यहां तक को आपको अब समझ आया होगा कि एक्चुअल में ये कंटीजेंट एंड वेस्टेड है क्या। ठीक है जी। चाहे एब्सोल्यूट है या फिर लिमिटेड है, एब्सोल्यूट है, लिमिटेड है, दोनों में कंटीजेंट भी आएगा, दोनों में वेस्टेड रहेगा, कंटीजेंट, वेस्टेड। ठीक है जी। वेस्टेड का मतलब क्या है, जो इंटरेस्टेड क्या है, वेस्टेड मीन्स कि किसी में वो इंटरेस्ट वेस्ट हो जाना। और कंटीजेंट क्या है, कंटीजेंट मीन्स डिपेंड अपॉन द फ्यूचर इवेंट, मीन्स की कंटीजेंसी, हैपन मे नॉट हैपन, मीन्स कि वो हैपन भी हो सकता है, वो नॉट हैपन। कंटीजेंसी क्या है, मीन्स की फ्यूचर इवेंट। कंटीजेंसी क्या है, फ्यूचर है, फ्यूचर इवेंट जो हैपन और मे नॉट हैपन। अब जैसे मान लीजिए डेथ है, जैसे मान लीजिए डेथ है, ये तो अब हैपन है ना, ये तो सबको ही पता है कि एक न एक दिन जाना ही है।
जहां पर कोई परमानेंट वाला सिस्टम तो नहीं है, कोई जल्दी चला जाएगा, कोई लेट चला जाएगा, लेकिन जाना सबने है। ये चीज क्या है? हैपन, ये होगी होगी। दूसरे पासे मे नॉट हैपन। अब ये क्या पता कि इंडिया नेक्स्ट टाइम वर्ल्ड कप जीतेगा या नहीं जीतेगा, इंडिया की मेंस टीम वर्ल्ड कप जीतेगी या नहीं जीतेगी, इंडिया की विमेंस टीम वर्ल्ड कप जीतेगी या नहीं जीतेगी, नेक्स्ट टाइम बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी या नहीं आएगी, ये तो नहीं पता कि नेक्स्ट टाइम जो हमारे स्टूडेंट है वो टॉप करेंगे या नहीं करेंगे। ये हैपन में आएगा कि नॉट हैपन में आएगा? चलो ये मैं आपसे थोड़ा पूछ ही लेता हूं, ये हैपन में आएगा कि मे नॉट हैपन में आएगा? कि आप जितने भी देख रहे हो ये टॉप टॉप करोगे या नहीं करोगे? मीन्स कि ये क्या है? कंटीजेंसी। मीन्स कि पॉसिबल भी है और नहीं भी है, डिपेंड करेगा। जो अच्छा पढ़ेगा वो ऑब्वियसली बात है टॉप करेगा, और जो नहीं पढ़ेगा, स्पेशली रॉबिन, तुम नहीं टॉप करोगे। स्पेशली रॉबिन, मेगा जी करेंगे। यस मैम, आपके ऊपर तो मैम पूरा यकीन है, आप कर लोगे, 100% आपका तो होगा। हाँ हाँ रॉबिन, तुम तो नहीं करोगे, आई नो, डोंट वरी, तुम्हारा मेरे को पता है, टेंशन मत लो, तुम डेफिनेटली हैपन में ही होगे। चलिए टॉपिक पर वापस चलते हैं, ठीक है। तो कंटीजेंसी का मतलब है कि किसी इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, इवेंट के ऊपर। अब जहां तक क्लियर है, अब चलते हैं आगे, अब इसकी करते हैं एग्जांपल्स। जैसे मान लीजिए ए है एंड बी है, ठीक है, ए है एंड बी है। मान लीजिए ए ने बी को बोला कि मैं तेरे को जो प्रॉपर्टी है वो नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी को जो है ट्रांसफर कर दूंगा। ये तो ऑब्वियसली बात है 1 जनवरी आएगा ही आएगा, ये तो ऑब्वियसली बात है कि 1 जनवरी आएगा ही आएगा। मीन्स की वेस्टेड इंटरेस्ट, जिस चीज की श्योरिटी है, जिस चीज की श्योरिटी है वो मीन्स क्या है? वेस्टेड इंटरेस्ट। अब बी, ए बी को बोलता है कि नेक्स्ट टाइम मैं तेरे को प्रॉपर्टी तब ट्रांसफर करूंगा जब रॉबिन टॉप करेगा। लो रॉबिन, ये तो सबसे बड़ी कंटीजेंसी होगी कि तब मैं तेरे को प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर करूंगा जब रॉबिन टॉप करेगा। मींस की कंटीजेंसी, ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता, ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल है, जो चीज कंफर्म है होनी है, 1 जनवरी होनी है, ठीक है। अब आज नहीं आएगी तो मान लीजिए 2 महीने के बाद तो आएगी ना, कंफर्म है। ये चीज क्या है? कंफर्म है कि जो चीज होनी ही है, जो होनी है वो क्या है? वेस्टेड। और जो नहीं होनी, जहां हो भी सकती है, हैपन में नॉट हैपन, वो आएगा कंटीजेंसी में। अब इसकी चलते हैं वेयर लैंग्वेज के ऊपर। वेयर ऑन ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ पर्सन। इंटरेस्ट क्रिएटेड किया कब? विदाउट स्पेसिफाइंग ए टाइम। मीन्स की ये चीज तो कंफर्म है कि वो वेस्टेड इंटरेस्ट है, मीन्स की होनी है, लेकिन ये नहीं पता कि कब होगी, ये नहीं पता कब होगी, क्योंकि इसमें जो टाइम है वो स्पेसिफाइड नहीं किया गया। जैसे मान लीजिए डेथ, जैसे मान लीजिए डेथ, अब ये तो हमें पता है कि ये तो होनी ही होनी है, लेकिन टाइम पीरियड नहीं पता कब होगी। जैसे मान लीजिए ए बी को बोलता है कि जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है वो सी को जाएगी जब बी की डेथ हो जाएगी, जब बी की डेथ हो जाएगी। तो अब इसके लिए क्या है? वेस्टेड इंटरेस्ट। वेस्टेड क्यों है इसके लिए? क्योंकि ये बात तो कंफर्म है इसकी डेथ होनी ही होनी है, लेकिन ये नहीं पता कब होगी, क्योंकि ये तो भगवान को ही पता है ना। तो ये क्या है? विदाउट स्पेसिफाइंग द टाइम। उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। इवेंट विच मस्ट हैपन, विच इज ए टेक इफेक्ट
और इन टर्म्स स्पेसिफाइंग दैट कि इट इज ए टेक अफेक्ट विद और द हैपनिंग इवेंट, जो इवेंट ऐसा इवेंट जो हैपन होना ही है। जैसे मान लीजिए हमने पहले बात की थी कि कोई प्रॉपर्टी है वो कब ट्रांसफर करनी है, 1 जनवरी को। प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर करनी है, 1 जनवरी को। मींस कि जो चीज होनी ही होनी है वो आएगी मस्ट हैपन में। जैसे मान लीजिए 1 जनवरी, अब 1 जनवरी ऑब्वियसली बात आएगी आएगी। फर्स्ट में क्या था, चीज जहां पर भी वो ही है वेस्टेड, क्योंकि हैपन होनी ही होनी है, लेकिन उसका टाइम स्पेसिफिक नहीं है। उसका जो टाइम है हमें वो स्पेसिफिक नहीं किया गया। ये थी मेन सेक्शन की लैंग्वेज, ये थी मेन सेक्शन की जो लैंग्वेज है। अब आगे चलते हैं। अब आगे, अब इसमें आगे आएगा सबसे पहले एक्सप्लेनेशन दी गई है सेक्शन 19 के साथ इस सेक्शन को समझाने में। जे ए वेस्टेड एंड ट्रस्ट इज नॉट डिफीटेड बाय डेथ ऑफ ट्रांसफरी बिफोर ऑब्टेन पोजेशन। अगर मान लीजिए जो ट्रांसफरी है उसकी डेथ हो जाती है, पहले उसने पोजेशन नहीं लिया, तो वेस्टेड जो इंटरेस्ट है वो डिफीटेड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट डिपेंडी ऑनरशिप के ऊपर करता है। जो वेस्टेड इंटरेस्ट है ना वो डिपेंडी ऑनरशिप के ऊपर करता है, पोजेशन के साथ कोई लेना देना ही नहीं है। जब बी की डेथ होगी तो प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफर हो जाएगी। जिस टाइम ये बंदे की डेथ होगी उसी टाइम प्रॉपर्टी सी के पास चली जाएगी। ठीक है, पोजेशन जब भी जाए वो बाद की बात है। हमने अनबॉर्न जो चाइल्ड था ना उसमें भी तो यही पढ़ा था कि जो वेस्टेड एंड ट्रस्ट है वो कब ट्रांसफर होगा, जो वेस्टेड एंड ट्रस्ट है कब ट्रांसफर होगा, जब उस बच्चे का जन्म हो जाएगा। आगे सेक्शन 20 में मैं क्लियरली वो दिखाऊंगा भी आपको कि ये लैंग्वेज लिखी हुई है। लेकिन पोजेशन की बात तो वहां पर भी नहीं की, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पोजेशन की बात ही नहीं कर रहा। जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है ना वो बात ही नहीं कर रहा। इस तरह से अपना वेयर एक्ट सुंदर सुंदर सजा के रखना। देखो ऐसे सजाया है मैंने, कभी इसमें येलो किया है। ये मेरा ड्यूरिंग प्रिपरेशन का है जे वाला वेयर एक्ट। चलिए आगे चलते हैं। अब सबसे पहले इसमें एक्सप्लेनेशन आती है एन अटेंशन दैट एन इंटरेस्ट शैल नॉट बी वेस्टेड नॉट बी इन्फर्ड मियरली फ्रॉम ए प्रोविजन वेयर बाय एंजॉयमेंट इज पोस्टपोन। सो सबसे पहले क्या है कि जो प्रायर इंटरेस्ट है, जो प्रायर इंटरेस्ट है वो किसी और के फेवर में क्रिएट किया गया है। ठीक है जी, इसमें क्या है एन इंटेंशन दैट एन इंटरेस्ट शैल नॉट बी वेस्टेड इज नॉट टू बी इन्फर्ड मियरली फ्रॉम प्रोविजन। मीन्स कि सबसे पहले तो इसमें क्या आएगा कि जो प्रायर इंटरेस्ट है, ठीक है, जो प्रायर इंटरेस्ट है इसे किसी संबंध पर्सन के फेवर में क्रिएट किया गया है। ठीक है, किसी जो संबंध पर्सन है उसके फेवर में क्रिएट किया गया है। उसके बाद सेकंड है एंजॉयमेंट पोस्टपोन। सेकंड क्या है इसमें, एंजॉयमेंट पोस्टपोन, जहां पर डिले बोल सकते हो। अब जे कैसे होगा, पहले तो जे है कि जो प्रायर इंटरेस्ट है वो क्रिएट किया गया है किसी संबंध फेवर में। इसकी भी मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। जैसे मान लीजिए ए है एंड बी है। ए ने बी को बोला जब बी तुम्हारी डेथ हो जाएगी तो प्रॉपर्टी किसके पास चले जाएगी, सी के पास। मीन्स कि ये क्या हो गया, प्रायर इंटरेस्ट, ऑब्वियसली बात है। तो सी का इंटरेस्ट कौन सा है, वेस्टेड। क्यों वेस्टेड है, क्योंकि ये बात तो कंफर्म है बी की डेथ होनी ही होनी है, आज ना हो तो कल हो जाएगी। ठीक है, आज ना होगी तो कल हो जाएगी, ये बात तो कंफर्म ही है। उसके बाद है एंजॉयमेंट डिले, एंजॉयमेंट डिले जहां पोस्टपोन। सेकंड क्या है
जो एंजॉयमेंट है वो डिले और पोस्टपोन। अब जो एंजॉयमेंट है वो डिले कैसे हुई? अब जैसे मान लीजिए ए ने बी को बोला, जो ए है इसने बी को बोला कि जो प्रॉपर्टी है तेरे को 25 साल के बाद मिलेगी। ए ने बी को बोला तेरे को जो प्रॉपर्टी है 25 साल के बाद मिलेगी, लेकिन ये जो 25 साल है इसकी जो इनकम है सी को जाएगी। मींस कि बी को कितना टाइम वेट करना पड़ेगा? 25 साल। एंजॉयमेंट डिले। लेकिन ये चीज तो कंफर्म है 25 साल तो होंगे, ये चीज तो कंफर्म है 25 साल होंगे, तो बी का इंटरेस्ट कौन सा हुआ? वेस्टेड, क्योंकि 25 साल तो होने ही होने हैं। अगर मान लीजिए बी की डेथ हो जाती है, मान लीजिए 25 साल में बी की डेथ होगी, तो जो प्रॉपर्टी है ना ये सी के पास नहीं जाएगी, ये एलआर के पास जाएगी। मींस कि बी के वारिस के पास, जो आगे उसके बच्चे होंगे। क्यों? क्योंकि बी का वेस्टेड इंटरेस्ट है, बी का वेस्टेड इंटरेस्ट है, प्रॉपर्टी बी की है। ये चीज तो कंफर्म है कि 25 साल के बाद प्रॉपर्टी बी के पास ही आनी है। डिले क्या हुआ है? एंजॉयमेंट। इस बात को समझना, डिले क्या हुआ है? एंजॉयमेंट। देन आगे चलते हैं, इसमें एक थर्ड पॉइंट और है। आगे इसमें थर्ड पॉइंट एक और है जो आएगा कंडीशनल लिमिटेशन, वेयर बाय प्रायर इंटरेस्ट इन द सेम प्रॉपर्टी गिवन रिजर्व्ड टू सम अदर पर्सन। ये था फर्स्ट पॉइंट, जो रिजर्व कर दी थी किसी को, ये एंजॉयमेंट सेकंड। एंड वेयर बाय इनकम अराइजिंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी इज डायरेक्टेड अक्यूमुलेटेड अनटिल द टाइम ऑफ एंजॉयमेंट अराइव्स। मींस की लिमिटेशन, एक पीरियड लगा दिया, ठीक है। एक लिमिटेशन, ए है एंड बी है। ए ने बी को बोला कि अगर तुम 35 साल में, मीन्स कि विद इन 35 ईयर्स अगर तुम मैरिज करा लेते हो तो प्रॉपर्टी तुम्हारी, तो प्रॉपर्टी तुम्हारी। अगर 35 के होते हुए तुम मैरिज नहीं करवाते तो प्रॉपर्टी किसे चले जाएगी? डी को। अब हमने जहां पर ये देखना है बस, अब मैं आपसे ये पूछना है कि बी का इंटरेस्ट कौन सा है और डी का इंटरेस्ट कौन सा है। मेरे को विद इन एक लाइन आप जवाब जरूर देना कि इन दोनों का इंटरेस्ट क्या है। अब मैं आपसे ये पूछना है, देखना है आपको कितनी समझ आई। बी का इंटरेस्ट क्या है और डी का इंटरेस्ट क्या है। 1 मिनट वेट करूंगा, अब सबका जवाब सुनूंगा, देखता हूं किसको कितना कितना समझ आया अभी। चलिए जल्दी स्टार्ट हो जाइए, जो जो पढ़ा है अभी तक उसे आप एक बार देखो, समझो और बताओ बी का इंटरेस्ट कौन सा है। वेस्टेड है, कंटीजेंट है? अगर कंटीजेंट है तो क्यों कंटीजेंट है, अगर वेस्टेड है तो क्यों वेस्टेड है, विद रीजन। और ऑन द अदर हैंड डी का क्या इंटरेस्ट है, डी का कौन सा इंटरेस्ट है। शिवानी, मैं मुंह में पढ़ूंगा, डोंट वरी, दूसरे को सुनाऊंगा नहीं आपका आंसर। जल्दी 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 कीजिए। बी का इंटरेस्ट कौन सा है और डी का इंटरेस्ट कौन सा है, बस ये बताना है, सिंपल। क्वेश्चन इसमें ये है कि जैसे मान लीजिए ए है, ए ने बी को बोला कि ये जो प्रॉपर्टी है तुम्हारी होगी अगर एट द एज 35 ईयर्स, कि 35 साल तक तुम मैरिज कर लोगे तो प्रॉपर्टी तुम्हारी। अगर मैरिज नहीं हुई तो प्रॉपर्टी डी की। अब आपने ये बताना है कि बी का इंटरेस्ट कौन सा है और डी का इंटरेस्ट कौन सा है, और विद इन रीजन। बस सिंपल एक लाइन में बता देना, जस्ट कुछ कोई बड़ा रीजन नहीं, सिंपल एक लाइन में।
मीन्स की कंडीशन क्या है, हमने अभी पढ़ा ना, जो थर्ड है कंडीशनल लिमिटेशन, कंडीशन लगी है 35 ईयर तक मैरिज करनी है, बस वो बताना है। वाह रॉबिन, तुम्हें समझ आ गया, वाह क्या बात है, आई एम इम्प्रेस्ड। चलिए चलिए जल्दी, टाइम बहुत हो रहा है। बी वेस्टेड, डी कंटिजेंट। अब आंसर सुन लो, आप 11 हो, 11 इस टाइम पर लाइव देख रहे हो, जिसमें से सिर्फ 2 का आंसर ठीक है, सिर्फ 2 का, एक रॉबिन का, दूसरा मेगा जी का, बस 2। और अपना हाल देख लो, अभी बोल रहे हो, अभी पूछूंगा ना किसी से, जी सर समझ आ गया समझ आ गया, ऐसे समझ आएगा। एक मेगा का ठीक है और दूसरा रॉबिन का, जिससे मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने भी ठीक कर दिया। चलिए अब बताता हूं कैसे। अब जो जहां पर है ना बी, बी के लिए वेस्टेड इंटरेस्ट कब होगा, अगर वो 35 ईयर से पहले पहले मैरिज कर लेता है। लेकिन डी के लिए ये कंटीजेंट ही रहेगा, डी के लिए ये कंफर्म है कंटीजेंट ही रहेगा। क्यों? क्योंकि अब डी को थोड़ी पता है कि बी 35 साल तक मैरिज करेगा या नहीं करेगा। अगर तो डी मैरिज कर लेगा, सॉरी बी मैरिज कर लेगा, तब तो डी के पास कुछ नहीं आएगा, तो अगर नहीं करेगा तो डी के पास आ जाएगा, मीन्स की कंटीजेंसी। अभी हमने 20 मिनट इसके ऊपर लगाए, क्यों लगाए, यही तो बताया कि कंटीजेंसी डिपेंड किसके ऊपर करती है, मे हैपन मे नॉट हैपन, वो हो भी सकती है वो नहीं भी हो सकती, ये डिपेंड करेगी। और अभी मैंने आपसे पूछा कोई डाउट है तो नो सर नो सर, अब आपको ये एक आंसर पूछा तो वो नहीं समझ आया, फिर बोलोगे कि सर मार्क्स नहीं आ रहे। चलिए आगे चलते हैं, अब सेक्शन जो है 20 है। When unborn person acquire vested interest on transfer his for benefit। अब आएगा सेक्शन 13 अनबॉर्न पर्सन का। वेयर ऑन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एट एन इंटरेस्ट देयर इन इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन नॉट देन लिविंग, मीन्स के अनबॉर्न ही एक्वायर, ये देखिए ही एक्वायर कब, अपॉन हिज बर्थ, जब उस अनबॉर्न बेबी का बर्थ हो जाएगा तो उसी टाइम में उसको जो राइट है ना वेस्टेड हो जाएगा। ये लो वेस्टेड, कॉन्ट्रेरी ये चीज नहीं पढ़नी, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। ए वेस्टेड एंड ट्रस्ट ऑल दोज ही मे बी नॉट एंटाइटल टू एंजॉयमेंट इमीडिएटली फॉर हिज बर्थ। ऑब्वियसली बात है, जहां पर भी क्या है एंजॉयमेंट डिले होगी। डिले क्यों होगी, अब जो अभी जिसका बर्थ हुआ है वो ऐसा तो नहीं है कि सीधा ही चले जाएगा खेत में कि देखो पापा कौन आया है, अभी मैं 1 मिनट का हुआ हूं और अभी मैंने आपका काम संभाल लिया, ऐसा होता है। चलो ठीक है, माना कल युग चल रहा है, लेकिन इतना भी नहीं हुआ, जब मान लीजिए टेक्नोलॉजी एडवांस है, ऐसा भी नहीं हुआ कि एक दिन का बेबी और वो डायरेक्ट काम में चले जाए। ये था सेक्शन 20, ये था